मूवी की शुरुआत एक डरावनी रात से होती है, जहां टिम्ती नाम की एक महिला गन्नों के बड़े बड़े खेतों के बीच से होकर डरी सहमी सी कहीं जा रही होती है। वह लगातार पीछे मुड़कर देख रही होती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और तभी अचानक खेत का मालिक वहां आ जाता है और उसे पकड़कर किसी रहस्यमयी जगह में एक कुर्सी से बांध देता है। टिम्ती डर के मारे कांपने लगती है और गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन उस आदमी का मकसद उसे खेत में घुसने की सजा देना बिल्कुल नहीं होता। वह टिम्ती के शरीर को एक मीडियम बनाना चाहता है ताकि एक खतरनाक भटकती हुई बुरी आत्मा को उसके अंदर प्रवेश करा सके। इसके लिए वह एक शैतानी रिचुअल शुरू करता है और एक खास चाकू की मदद से उस आत्मा को टिम्ती के शरीर में बुला लेता है। लेकिन जैसे ही वह टिम्ती को एक बोरी में डालकर गन्ने के खेतों के बीच से कहीं ले जाने लगता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। टिम्ती बोरी से गायब हो जाती है और उसी समय दूर एक डरावनी सीटी की आवाज गूंजने लगती है। वह आदमी तुरंत समझ जाता है कि यह कोई आम आवाज नहीं बल्कि मौत की आहट है। वह तुरंत अपना घोड़ा लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वह सुनसान पेड़ों के बीच पहुंचता है, अचानक पजेस टिम्ती हमला करके उसे बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद कहानी निकोल और उसके पति सेबेस्टियन पर शिफ्ट होती है, जो सेबेस्टियन के पिता विसेंट की मौत की खबर मिलने पर ऑस्टिन से वेनेजुएला पहुंचते हैं। लेकिन सेबेस्टियन के पिता की मौत के अलावा भी इनके पास एक और बड़ा दुख होता है। कुछ दिन पहले ही दोनों की इकलौती बेटी डैनी की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है, और उसकी मौत के लिए निकोल आज भी खुद को ही जिम्मेदार मानती है। इन दोनों बड़े हादसों ने सेबेस्टियन को भी अंदर से बिखेर दिया है। फिर भी वह खुद को संभालते हुए निकोल को समझाता है कि अगले कुछ दिन उन्हें स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि अब उन्हें उसकी दुखी माँ का भी साथ देना है। इसी दर्द के साथ दोनों लंबी ड्राइविंग करके गांव पहुंचते हैं, जहां उनके घर में शोक का माहौल होता है। घर में उनकी मुलाकात सेबेस्टियन की माँ इसाबेल से होती है। दोनों उनका दुख बांटते हैं, और यहीं पर यह सच्चाई सामने आती है कि शुरुआत में जिस बूढ़े आदमी की मौत दिखाई गई थी वह कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन के पिता विसेंट ही थे। यहीं फ्यूनरल के दौरान निकोल की नज़र एक अजीब औरत पर पड़ती है, जो विसेंट की डेड बॉडी पर कुछ अजीब तरह का रिचुअल कर रही होती है। बाद में पता चलता है कि उसका नाम पेट्रा है और वह उनके घर में ही काम करती है। सेबेस्टियन का परिवार काफ़ी अमीर है। उनके पास गन्ने के बड़े खेत और जानवरों का बिजनेस है। खाने के दौरान सेबेस्टियन अपनी माँ इसाबेल से कहता है कि वह उनके साथ ऑस्टिन चलकर रहे, लेकिन इसाबेल साफ मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी यह 150 साल पुरानी विरासत नहीं छोड़ सकती है। साथ ही वह यह चेतावनी भी देती है कि जब तक उनके खेतों के पास स्क्वाटर्स रहते हैं, तब तक जमीन बेचना भी आसान नहीं है। इसी बातचीत के दौरान वह दूर पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बताती है कि वहां स्क्वाटर्स रहते हैं, जिन्हें मारिया लियोंजा के अनुयायी कहा जाता है, और वे लोग अक्सर नदी के किनारे अजीब अनुष्ठान करते रहते हैं। सेबेस्टियन उन्हें एक कल्ट कहता है, जो यह मानते हैं कि मरे हुए लोगों की आत्माएं वापस आकर उनकी समस्याएं सुलझाती हैं। इसाबेल यह भी बताती है कि उन्होंने कई बार उन स्क्वाटर्स को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया गया। थक हार कर विसेंट ने खुद उनसे निपटने का फैसला किया, लेकिन उन्हें भी ऐसा करने का मौका नहीं मिल पाया। रात में निकोल को नींद नहीं आती। घर के सन्नाटे में उसे हर चीज और भी भारी लगने लगती है। तभी उसकी नजर घर के डॉग चानो पर पड़ती है, जो अपने मरे हुए मालिक के लिए चुपचाप रो रहा होता है। निकोल उसे प्यार से सहलाती है और खुद भी अपनी बेटी डैनी को याद करने लगती है। वह एक पुराना वीडियो देखती है जिसमें उसकी बेटी डैनी हंसते हुए एक डॉग मांग रही होती है, और साथ ही उसने अपने दादा के लिए एक छोटा सा घोड़े वाला टॉय भी बनाया होता है। ये सब देखते हुए निकोल और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। तभी अचानक चानो बाहर अंधेरे में किसी रोशनी को देखकर उसकी ओर चला जाता है। जब निकोल उसके पीछे बाहर आती है तो उसे वहां पेट्रा दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक मशाल होती है, और वह दो पेड़ों के बीच एक बड़ा सा पुतला जलाकर कोई अजीब सा रिचुअल कर रही होती है। पेट्रा निकोल को देखकर उसे तुरंत अंदर जाने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन पेट्रा के जाते ही निकोल चानो के साथ आगे खेतों की तरफ टहलने चली जाती है। तभी अचानक उनके पास एक डरावनी सीटी की आवाज गूंजती है। चानो उस आवाज की तरफ खींचता हुआ गन्नों के बीच चला जाता है। निकोल घबराकर उसका नाम पुकारती है, लेकिन चानो काफी देर नहीं आता तो वह खुद ही उसे ढूंढने खेतों की गहराई में चली जाती है। लेकिन तभी अंधेरे में उसे किसी डरावनी चीज का एहसास होता है और वह डर के मारे चीखते हुए तुरंत वहां से भाग जाती है। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन चानो अभी भी वापस नहीं लौटता। निकोल परेशान होकर उसे आसपास हर जगह ढूंढने लगती है। वह पेट्रा से भी पूछती है, लेकिन पेट्रा बेफिक्र होकर कहती है कि जब उसे भूख लगेगी वह खुद ही वापस आ जाएगा। लेकिन निकोल का मन फिर भी चानो को लेकर बेचैन रहता है। इसी दौरान उसे घर के अंदर एक पुरानी जादू टोने की किताब मिलती है। इसाबेल बताती है कि उसने विसेंट को कई बार इन चीजों से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने कभी उसकी बात नहीं मानी।
इस बात के साथ ही एक भावुक पल आता है। इसाबेल कहती है कि उन्होंने हर मुश्किल में इस जगह को संभाल कर रखा, सेबेस्टियन के लिए और उसके बच्चों के लिए। यह सुनकर निकोल का दर्द और गहरा हो जाता है, क्योंकि वह अपनी बेटी डैनी से इतना प्यार करती है कि अगले बच्चे की कल्पना भी नहीं कर सकती है। अब निकोल चानो को ढूंढने के लिए खेतों में निकल पड़ती है। वह एक घोड़ा लेकर दूर तक जाती है और बार बार उसका नाम पुकारती है, लेकिन चानो वहां भी नहीं मिलता। उसे पास ही एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई देता है जो जंगल की ओर जा रहा होता है। वह घोड़े को वहीं बांध देती है और पुल पार करके नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जंगल के अंदर उसे वही कल्ट के लोग दिखाई देते हैं जो एक अजीब रिचुअल कर रहे होते हैं। वहां एक लड़की के शरीर में आत्मा को बुलाया जा रहा होता है और जैसे ही वह लड़की पजेस्ट होती है, अचानक कुछ अजीब होता है। वह लड़की दूर खड़ी निकोल को देखती है और उसे माँ कहकर पुकारने लगती है। यह सुनकर निकोल का दिल रुक सा जाता है। उसे लगता है कि वह उसकी बेटी डैनी है, लेकिन तभी कल्ट के लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। निकोल डर के मारे वहां से भागती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल जाती है, लेकिन निकोल का घोड़ा किसी अनजान डर से घबराकर पहले ही अकेले रैंच वापस लौट आता है। घोड़े को अकेला देखकर सेबेस्टियन समझ जाता है कि निकोल खतरे में है। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है और आखिरकार रात होते होते निकोल उन्हें खेतों में मिल जाती है। घर पहुंचने पर इसाबेल निकोल को डांटते हुए बताती है कि विसेंट भी कुछ इसी तरह लापरवाही से मरे थे और यहां से हॉस्पिटल भी 3 घंटे दूर है। इसी दौरान सेबेस्टियन भी बताता है कि रैंच से जानवर भी लगातार गायब हो रहे हैं और उसे पूरा शक है कि इसके पीछे वही स्क्वाटर्स ही हैं, क्योंकि वे लोग उनकी बिजली भी चुरा रहे हैं। लेकिन निकोल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि उसकी बेटी डैनी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसी उम्मीद के साथ वह पेट्रा के पास जाती है, जहां पेट्रा उसे बताती है कि वह भी उसी मारिया लियोन्जा को मानती है जिसे स्क्वाटर्स पूछते हैं। निकोल उसे बताती है कि आज उसने रिचुअल में एक पजेस्ट लड़की के मुंह से डैनी की आवाज सुनी है। वह पेट्रा से एक रिचुअल करने की गुजारिश करती है, लेकिन पेट्रा मना कर देती है और कहती है कि अभी बाहर व्हिस्लर नाम की एक खतरनाक आत्मा घूम रही है। ऐसे में रिचुअल करना बेहद खतरनाक हो सकता है। साथ ही पेट्रा यह बताती है कि व्हिस्लर एक ऐसी आत्मा है जो सीटी बजाती है और उसकी आवाज जितनी दूर से सुनाई देती है वह उतना ही करीब होता है। सुरक्षा के लिए वह निकोल को एक ब्रेसलेट भी देती है। निकोल ये बात सेबेस्टियन को भी बताती है कि डैनी उससे बात करना चाहती है, लेकिन सेबेस्टियन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि निकोल बस डैनी को बहुत ज्यादा याद कर रही है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निकोल अब किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहती है। इसलिए अगले दिन वह फिर से उस कल्ट के पास जाती है। वह ट्रांसलेटर लॉरियानो की मदद से बाकी लोगों से बात करके उनसे एक रिचुअल करने की विनती करती है ताकि वह अपनी बेटी से बात कर सके, लेकिन वे मना कर देते हैं। वे बताते हैं कि जिस टिम्ती नाम की महिला के शरीर को मीडियम के रूप में इस्तेमाल करके आत्मा बुलाते थे वह कहीं गायब है और अभी सबसे बड़ा खतरा व्हिस्लर की आत्मा है जो सबका शिकार कर रही है। अगर इस हालत में रिचुअल किया गया तो व्हिस्लर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। निकोल उन्हें पैसे देने की बात करती है, लेकिन लीडर फिर भी मना कर देता है। तब निकोल अपने गिल्ट में टूट जाती है और रोते हुए बताती है कि उसने अपनी बीमार बेटी डैनी को स्कूल भेज दिया था और उसे लेने भी खुद जाने के बजाय किसी और को भेजा, और उसी दौरान वह एक एक्सीडेंट में मर गई। उसका दर्द सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे उसकी मदद नहीं कर पाते। इसलिए निकोल निराश होकर वापस लौटने लगती है, लेकिन तभी ट्रांसलेटर लॉरियानो उसके पास आता है और धीरे से कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे $3000 चाहिए होंगे। वह उसे भरोसा दिलाता है कि रिचुअल सफल होगा तो निकोल मान जाती है और दोनों अगले दिन मिलने का फैसला करते हैं। इधर सेबेस्टियन को आखिरकार चानो मिल जाता है, लेकिन मरा हुआ। उसका पेट भी बुरी तरह फटा हुआ होता है और जब एक वर्कर उसे बताता है कि उसके पिता विसेंट की लाश भी बिल्कुल इसी हालत में मिली थी, तो सेबेस्टियन को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है, क्योंकि उन्होंने उसे बताया होता है कि उसके पिता की मौत घोड़े से गिरकर हुई थी। रात में वह इसाबेल से इस बारे में सवाल करता है और आखिरकार सच्चाई सामने आती है। विसेंट का शरीर भी ऐसे ही बेरहमी से फटा हुआ मिला था। सेबेस्टियन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब कल्ट का ही काम है, लेकिन उसी रात पेट्रा निकोल को एक अलग सच्चाई बताती है कि चानो को कल्ट ने नहीं बल्कि व्हिस्लर ने मारा है, और फिर वह व्हिस्लर की पूरी कहानी बताती है। एक शिकारी लड़का जिसने अपने ही पिता का शिकार कर लिया और उनके मांस को अपनी मां को ही पकाने दे दिया। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने उस लड़के को उसी पेड़ पर लटकाकर जिंदा जला दिया जहां उसने अपने पिता को मारा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जलते समय भी वह लड़का दर्द से चीखा नहीं बल्कि सीटी बजाता रहा। तभी से उसकी आत्मा व्हिस्लर बनकर भटक रही है और नए शरीर की तलाश करती रहती है।
लेकिन साथ ही पेट्रा निकोल को एक और चेतावनी भी देती है कि व्हिसलर अपने आप नहीं आया, उसे उन्हीं कल्ट वालों ने बुलाया है ताकि वे लोग उन्हें डराकर इस जगह से भगा सकें। लेकिन फिर भी निकोल अपनी बेटी से मिलने की चाह में अगले दिन रिचुअल के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात लॉरियानो की बेटी ग्रेसी से होती है। वह बताती है कि उसके शरीर में ही डैनी की आत्मा को बुलाया जाएगा, और यहीं पता चलता है कि ग्रेसी उसी महिला टिम्ती की बेटी है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि ग्रेसी, लॉरियानो और पूरे कल्ट को अभी भी यही लगता है कि टिम्ती उन्हें छोड़कर अमेरिका चली गई है। इसलिए ही लॉरियानो निकोल से पैसे चाहता है ताकि वह टिम्ती को ढूंढ सके और अपनी बेटी ग्रेसी को भी उसकी माँ के पास अमेरिका भेज सके। उधर सेबेस्टियन गुस्से में अपने लोगों के साथ मिलकर कल्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। वह उनकी बिजली काट देता है और नदी का पुल भी टुड़वा देता है, बिना यह जाने कि निकोल पुल के दूसरी ओर ही मौजूद है। इसी बीच व्हिसलर से पजेस्ट टिम्ती रैंच में एक और जानवर को रहस्यमयी तरीके से खा जाती है, और जब एक वर्कर देखने जाता है तो उसे भी वही डरावनी सीटी सुनाई देती है, और अगले ही पल टिम्ती उस वर्कर पर भी हमला कर देती है। बचाव में वर्कर उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन फिर भी वह बेरहमी से मारा जाता है। और जब पेट्रा रैंच पहुंचकर उस वर्कर की लाश के पास पड़ा वह कटा हुआ हाथ देखती है तो उसे एहसास होता है कि व्हिसलर अभी भी आसपास है। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है और आखिरकार व्हिसलर से पजेस्ट टिम्ती तक पहुंच जाती है। इधर रिचुअल भी शुरू हो चुका होता है और अचानक ग्रेसी के शरीर से डैनी की आवाज़ आने लगती है। वह निकोल को माँ कहकर पुकारती है। निकोल की आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन ठीक उसी समय पेट्रा व्हिसलर से पजेस्ट टिम्ती को मार देती है, जिससे व्हिसलर तुरंत उसके शरीर से निकलकर उसकी बेटी ग्रेसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ग्रेसी अचानक गायब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल फिर से वही डरावनी सीटी की आवाज़ गूंजती है, और अब व्हिसलर से पजेस्ट ग्रेसी अपने पिता पर ही हमला करके उन्हें मार देती है। निकोल किसी तरह वहां से भाग जाती है, लेकिन सेबेस्टियन पुल पहले ही तोड़ चुका होता है, इसलिए उसे मजबूरी में नदी पार करके अपनी जान बचानी पड़ती है। निकोल किसी तरह वापस सेबेस्टियन तक पहुंच जाती है, लेकिन सेबेस्टियन अपने एक और आदमी की लाश पाकर गुस्से में कल्ट पर हमला करने की ठान चुका होता है। निकोल उसे समझाने की कोशिश करती है कि सबको कल्ट ने नहीं बल्कि व्हिसलर ने मारा है, लेकिन सेबेस्टियन उसकी एक नहीं मानता। निकोल उसे अपनी बेटी की आत्मा बुलाने वाली बात भी बताती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे डांटता है और हमारी बेटी मर गई है, इसे स्वीकार करो कहकर अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ जाता है। निकोल तेजी से घर पहुंचकर इसाबेल को भी सारी बातें बताती है और उन्हें समझाती है कि व्हिसलर असली है। उधर पेट्रा सब ठीक हो गया है सोचकर टिम्ती के शरीर को जला देती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि असली खतरा अब भी जिंदा है। कुछ ही पलों में निकोल और इसाबेल के घर में भी वही डरावनी सीटी गूंजने लगती है। दोनों घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसाबेल कार के बाहर ही रह जाती है और व्हिसलर उन्हें बेरहमी से मार डालता है। निकोल किसी तरह जान बचाकर पेट्रा के घर पहुंच जाती है। इस बार उसे वहां काले जादू का सामान रखा दिखता है, साथ ही वहां वही रहस्यमयी चाकू भी रखा होता है जिससे मूवी की शुरुआत में रिचुअल किया गया था। निकोल को शक होता है, तभी वहां पेट्रा भी आ जाती है और सच्चाई बताती है कि सेबेस्टियन के पिता विसेंट ने ही टिम्ती के अंदर व्हिसलर को बुलाया था ताकि स्क्वाटर्स को डराकर इस जमीन से भगा सके, और इस काम में पेट्रा ने उनकी मदद की थी, लेकिन सब उल्टा पड़ गया था। पेट्रा कहती है कि उसने टिम्ती के शरीर को जलाकर सब ठीक कर दिया है, इसलिए व्हिसलर की आत्मा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह सुनकर निकोल टूट जाती है, क्योंकि टिम्ती ग्रेसी की ही माँ थी और निकोल के रिचुअल की वजह से व्हिसलर ने अब ग्रेसी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। निकोल को एहसास होता है कि उसकी जिद की वजह से एक मासूम बच्ची खतरे में है। तभी पेट्रा कहती है कि अब एक ही रास्ता है, ग्रेसी के शरीर को मारना होगा, लेकिन निकोल मना कर देती है और खुद व्हिसलर की आत्मा का नया शरीर बनने का फैसला करती है। लेकिन पेट्रा रिचुअल करने से मना करने लगती है तो निकोल कहती है कि वह अंदर से पहले ही मर चुकी है, जब से उसने अपनी बेटी को खोया है। उधर सेबेस्टियन अभी भी जंगल में भटक रहा होता है। उसके कुछ लोग भाग चुके होते हैं, कुछ घायल हो चुके होते हैं। अंत में अपने एक घायल साथी को लेकर भागते हुए वह भी व्हिसलर द्वारा शिकार बनकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है, लेकिन व्हिसलर उसे मार पाता उससे पहले ही निकोल और पेट्रा रिचुअल शुरू कर देते हैं। इसलिए व्हिसलर ग्रेसी के शरीर में उनकी ओर बढ़ता है। निकोल और पेट्रा चालाकी से ग्रेसी को एक पिंजरे में फंसा लेते हैं, लेकिन तभी पेट्रा निकोल को बचाने के लिए ग्रेसी को ही जलाने की कोशिश करती है और अफरा तफरी में गलती से ग्रेसी पेट्रा को ही मार देती है। अब निकोल अकेली रह जाती है। वह तेजी से रिचुअल पूरा करने की कोशिश करती है, पर तभी स्क्वाटर्स की मदद से बचकर सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है। निकोल उसे ग्रेसी पर गोली न चलाने के लिए मनाती है। तभी कल्ट के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। व्हिसलर अब और किसी को नुकसान न पहुंचा सके,
इसलिए निकोल तुरंत खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और आग के घेरे के बीच खड़ी होकर व्हिसलर की आत्मा को अपने अंदर आने देती है। जैसे ही व्हिसलर ग्रेसी के शरीर से निकलकर निकोल के अंदर जाता है, वह खुद को उसी कमरे में जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन दरवाजा तोड़ देता है और निकोल को बाहर निकाल लाता है। पेट्रा के दिए हुए लॉकेट की वजह से व्हिसलर निकोल को पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाता, फिर भी वह लगभग मौत के मुंह में जा चुकी होती है। ग्रेसी बच जाती है और उसके साथ कल्ट के सारे लोग मिलकर निकोल के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। बेहोशी में निकोल अचानक खुद को दूसरी दुनिया में पाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी बेटी डैनी से होती है। वह रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगती है, लेकिन डैनी मुस्कुराकर कहती है कि वह कभी उससे नाराज थी ही नहीं। ये सुनते ही निकोल का गिल्ट खत्म हो जाता है और वह चमत्कारिक रूप से वापस होश में आ जाती है। सेबेस्टियन उसे रोते हुए गले लगा लेता है। इसके बाद निकोल ग्रेसी को अपनी बेटी की तरह अपनाकर नई जिंदगी शुरू करती है। सेबेस्टियन और कल्ट के लोगों के बीच की गलतफहमियां भी खत्म हो जाती हैं और वे सब साथ रहने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में एक छोटी बच्ची के पास वही रहस्यमयी चाकू दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में एक बार फिर वही डरावनी सीटी गूंजती है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।